अपने राज्य में सीमांत किसानों की संख्या अधिक है जो कि खेतीबाड़ी कर जैसे तैसे अपने जीवन यापन करने को मजबूर है। लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि प्रदेश में कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि अपने सीमित संसाधनों का लाभ उठाते हुए कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों को अपनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। और इन्हीं किसान भाइयों में से एक प्रखंड अनगढ़ा जिला रांची के प्रगतिशील किसान निकोलस गाड़ी हैं जो कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं खुद इनसे इनकी सफलता की कहानी। भारत में छोटे बड़े स्तर पर मुर्गी पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से आज कई किसान लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हीं में से एक है रांची के गांव हेसल में रहने वाले निकोलस गाड़ी, जिन्होंने अपनी मेहनत से छोटे व्यवसाय को एक बड़ा रूप दिया है। दरअसल साल 2014 में निकोलस ने प्रशिक्षण लेकर ब्रॉयलर मुर्गी पालन की शुरुआत की। शुरुआत में इनके पास 150 पक्षी थे, लेकिन आज ये प्रति बेंच में 3000 मुर्गियों का पालन करते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी पालन की शुरुआत में काफी दिक्कतें आई, लेकिन बहुत कम लागत से शुरू इस व्यवसाय से आज वह अच्छी कमाई कर रहे हैं। 2014 में हम प्रशिक्षण लिए एनजीओ से, एनजीओ SRI जो हम लोग के वहाँ पर ये 3 महीना का ट्रेनिंग दिया गया, वहाँ से सीख के आए। उसके बाद में मेरा पास कुछ ऐसा पैसा नहीं था, इससे उसे पैसा लिए। उसके बाद में शुरू में हम 150 चिक्स डाले ब्रॉयलर, उसके बाद में चालू किए। मेरा फार्म का बनावट अभी तो थोड़ा कच्चा है और फर्श वैसा नहीं है जैसे कि अच्छी तरह से किया जा सके, फिर भी मैं अपना मेहनत से इसको मतलब सफल बनाया हूँ। और अभी मेरा मुर्गी अभी शेड में 3000 स्क्वायर फीट का मेरा फार्म है, उसमें 3000 बर्ड्स ब्रॉयलर अभी रखे हुए हैं। और अभी ठंड में यहाँ पर ही मुर्गी को पालना बहुत कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करते हैं और अच्छी तरह से मेहनत करके अब तक तो 3000 बर्ड्स को रखे हुए हैं। अच्छी तरह से माल तैयार करते हैं, जिसे मेरा साल में वही 9 लोट निकालते हैं। 9 लोट में मार्केट का रेट से हमको कम से कम वही 105 का होलसेलर रेट मिलता है, जिसे मैं एवरेज रेट है, कभी ऊंचा कभी नीचा होता है, फिर भी मेरा एवरेज रेट 105 रुपया होती है, जिसे मैं उतना ही में निकालता हूँ। और इस तरह से मैं अपना मुर्गी पालन कर रहा हूँ और सफल तरीका से भी मैं करते आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। किसान भाइयों, जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रति बेंच में 3000 मुर्गियों का पालन करते हैं, लेकिन पालन के दौरान लगभग 150 मुर्गियां मर जाती हैं। अगर प्रति मुर्गी पर होने वाले खर्च पर नजर डालें तो चूजे की खरीदी पर लगभग 30 रुपए खर्च होता है और ये 25 दिन में लगभग 1.5 किलो दाना खा लेती है, जिसकी कीमत लगभग 50 रुपए होती है। और प्रति मुर्गी के दवा और टीकाकरण पर खर्च लगभग 2 रुपए होता है। प्रत्येक मुर्गी की देखभाल पर लगभग 5 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार 1.25 किलोग्राम मुर्गी तैयार करने पर प्रति मुर्गी लगभग 87 रुपए का खर्च आता है। अब यदि इससे होने वाली आमदनी की बात करें तो मुर्गी का औसत बाजार भाव 90 रुपए प्रति किलो है। अगर प्रति मुर्गी का औसत भाव 1.25 किलोग्राम मान ले तो भी इन्हें प्रति मुर्गी से 110 रुपए प्राप्त होते हैं। इसमें से प्रति मुर्गी के पालन खर्च 87 रुपए को घटा दें तो इन्हें 23 रुपए प्रति मुर्गी का लाभ बचता है। इस प्रकार प्रति बेंच से इन्हें 2850 मुर्गियों से लगभग 65,550 रुपए की आमदनी मिलती है। चूँकि ये हर साल मुर्गी के 9 बेंच पालते हैं, इस प्रकार इन्हें सालाना लगभग 5,89,950 रुपए की आमदनी मिलती है। हम मुर्गी पालन जो करते हैं, सबसे पहले मुर्गी को फार्म में लाने से पहले उसके लिए हम बेड तैयार करते हैं। उसको सूखा, उसमें बेड के लिए उसमें लकड़ी का भूसा हुआ उसको कम लागत में उसको लेके आते हैं और उसको बिछाते हैं। उसके बाद में बल्ब डालते हैं और चूना और फार्म को स्टेलाइज करने के लिए दवा का उपयोग करते हैं। ये सब करके उसके बाद में हम ब्रॉयलर चिक्स डालते हैं और इसका मैनेजमेंट हम खुद अपने से ही करते हैं। हम जो मुर्गी पालन करते हैं, इसमें मुर्गी को मैं सप्ताह में एक बार वैक्सीन देता हूँ
जैसे रानीखेत का वैक्सीन मैं 5 से 7 दिन का बीच में लगाकर उसके बाद में चिक्स को उसके विटामिन के लिए कुछ दवा जैसे एमबीप्लेक्स हुआ और ग्रोथ प्रोमोटर हुआ और उसको वजन बढ़ाने के लिए ब्रोटोन हुआ, ये सब का मैं दवा यूज करता हूँ। जो मैं दाना दे रहा हूँ वो भी दाना सबसे अच्छा सूखा और अच्छा कंपनी का यूज करता हूँ ताकि कम दाना खा के एफसीआर मेरा अच्छा तरह से रह सके और वज़न अच्छी तरह से आए। इसलिए मैं दाना ताज़ा और भींगा हुआ नहीं यूज करता हूँ। पीने के लिए पानी वही ताज़ा भर के अपने, और ठंड के मौसम में कि मुर्गी को मैं थोड़ा पानी को गर्म करके ही डालता हूँ ताकि मुर्गी अच्छी तरह से पानी पिए और उसमें बीमारी नहीं हो। इसके लिए मैं उसमें ताज़ा पानी डालते हल्का गर्म करके ही डालता। और पर्दा वही रात में कभी मौसम ठंडा हो जाती है तो मैं अपने स्तर से कुन्नी का जो चूल्हा होता है उसको डालता हूँ, नहीं होता है तो कोयला का चूल्हा डालता हूँ। और पर्दा वही जूट वाली पर्दा मैं इस्तेमाल करता हूँ, उससे भी नहीं होता है तो ठंड के बचाव के लिए मैं थोड़ा प्लास्टिक का भी यूज कर लेता हूँ, जो तिरपाल उरपाल का, और इससे मेरा ठंड से मुर्गी बच जाती है। और अंदर में कुछ बल्ब जलाते हैं, अगर बल्ब से कुछ उससे भी कुछ राहत नहीं मिलता है तो हीटर उटर का भी यूज कर लेता हूँ कभी बीच बीच में, लेकिन देख रेख ताकि घर में आग ना लगे, जिससे कुछ नुकसान ना हो। और इस तरह से मैं अपना मैनेजमेंट अच्छी तरह टाइट करके मैं अपना माल 20 से 25 दिन में सवा स्टैंडर्ड माल तैयार करता हूं और मार्केट में निकाल के भेज देता हूं। और साल में वही 9 लोड तक मैं निकाल लेता हूं, 3000 बर्ड्स आराम से निकाल लेता हूं। लेकिन मेरा सोच है कि साल में कम से कम 10 से 11 लोड निकाला जाए ताकि मुझे प्रॉफिट थोड़ा और अधिक नजर आए और अच्छी तरह से मेरा और बेनिफिट हो। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि मुर्गी पालन से अच्छा लाभ लेने के लिए मौसम के अनुरूप इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है और साथ ही बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीकाकरण और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है और मुर्गियों की आयु के अनुसार इनका आहार प्रबंध करना पड़ता है। आप भी निकोलस की तरह छोटे स्तर से मुर्गी पालन की शुरुआत कर इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। अपने राज्य में इस साल बारिश सामान्य से कुछ कम हुई है, जिससे बहुत क्षेत्रों में सिंचाई जल का संकट भी मंडराने लगा है और ऐसे में किसान सिंचाई की उन्नत तकनीकों को अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए सिंचाई की इन उन्नत विधियों को प्रयोग में लाने और उनके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निधि कुमारी से। आपको आज माइक्रो इरिगेशन के एडवांटेज के बारे में बताऊंगी कि उनके क्या क्या लाभ हैं। जो हम ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के यूज़ करते हैं तो उससे हमारी इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होती है, 60% जैसे इफिशियंसी होती है, मतलब पानी का लॉस ज़्यादा होता है। पहली बात तो कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन कंडीशन में भी रेनफॉल जो पहले हम रिसीव करते थे 1200-1400 mm एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो आजकल घट के बहुत ज़्यादा कम हो गया, 900 और 1000 के पास आ गया है। और जब हमें बारिश चाहिए होती है तो बारिश नहीं होती है और ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि पंपिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में हमें जो वाटर की जो बचत, पानी की बचत करनी होगी, तो इसके लिए हम पानी को या तो स्प्रिंकलर फुहारे टाइप से दे सकते हैं या फिर उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप दे सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन के केस में वो 95% भी हो जाती है। तो बेसिकली जो हमारे माइक्रो इरिगेशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जो एक होता है ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं और दूसरा होता है स्प्रिंकलर। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा।
ड्रिप इरिगेशन जो होता है हम मेनली अपने वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, जैसे गोभी है आपका, भिंडी है आपका, टमाटर है, बैंगन है, मतलब जितने भी तरह के आपके फसल होते हैं जो वेजिटेबल क्रॉप होते हैं, सब्जी वाले और फूल वाले, और या फिर फ्रूट्स जो होते हैं, फल होते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा प्लांट होता है जैसे, तो वहाँ पे हमें 2 ड्रिपर लगाना पड़ता है। जैसे आप अमरूद में लगा सकते हैं, लीची में भी लगा सकते हैं, आजकल आम में भी लगाते हैं। तो थोड़ा आजकल जो कॉस्ट भी होता है वो सब्सिडाइज कर दिया जाता है फार्मर्स के लिए, तो ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा। और दूसरी बात कि स्प्रिंकलर जो है आजकल, जैसे हम लोग गेहूं में भी लगा सकते हैं, जितने भी अनाज वाले क्रॉप है, मेज है, उसमें लगा सकते हैं, बशर्ते कि हमें देखना पड़ेगा कि उसका हाइट ऑफ क्रॉप क्या है। ठीक है, अगर जिस हिसाब से हाइट बढ़ता है उसी हिसाब से हमें स्प्रिंकलर भी सेट करना पड़ता है। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि आपका जो ड्रिपर होता है, जो नोजल होता है जहाँ से पानी निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो क्लॉग हो जाता है। लेकिन वहाँ क्लॉग होता है जहाँ पे आपका सैलिनिटी जैसे ज़्यादा है, या फिर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आपका कुछ एलिमेंट कैल्शियम जैसे डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में वो क्लॉगिंग हो जाती है। तो उसके लिए हमें थोड़ी बेहतर रख रखाव रखनी होती है, जैसे कि पानी को फिल्ट्रेट करके हमेशा ड्रिपर में देना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग भी होती रहनी चाहिए ताकि वो चोक ना करे, क्लॉग ना करे। अपने यहाँ भी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं, वो लोगों को सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 90% अनुदान दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन के लिए, और 75% अनुदान दिया जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो आसान ही है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्व अनुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। समय से बोई गई गेहूं की 40 से 50 दिनों की फसल में दूसरी सिंचाई एवं अगात बोई गई गेहूं की फसल जो 60 से 65 दिनों की हो गई है, उसमें तीसरी सिंचाई के लिए इंतजार कर सकते हैं। आलू की फसल में कटवर्म या कजरा पिल्लू की निगरानी करें। इस कीट का प्रकोप फसल में दिखने पर बचाव के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा का 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। झारखंड प्रदेश के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आलू फसल के बाद खाली खेत में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, भिंडी, बैगन, मिर्च एवं लतर वाली सब्जियां जैसे कि नेनुआ, झिंगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करे। चने की फसल में सुंडी कीट की निगरानी करें। ये कीट प्रारंभ में पत्तियों तथा कोमल टहनियों को नुकसान करती है तथा बाद में चने की फलियों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है और दानों को खाकर खोखला कर देती है, जिससे उपज में काफी कमी आती है। ये कीट दिन में भी पौधे में लगी फलियों में आधी घुसी हुई और आधी लटकी हुई देखा जा सकता है। इससे बचाव हेतु खेतों के पास प्रकाश प्रपंच लगाकर प्रौढ़ कीटों को आकर्षित कर तथा नष्ट कर इसकी संतति को कम किया जा सकता है। फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पेनोसेड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मक्का की फसल जो 50 से 60 दिनों की हो गई हो, उसमें सिंचाई कर 50 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस मौसम में आलू की फसल में झुलसा रोग की संभावना बनी रहती है, अतः किसान भाई नियमित रूप से फसल की देखरेख करें। आलू को 10 से 15 दिनों पर सिंचाई करें। प्याज की रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। गत माह रोपी गई प्याज में निकौनी करें तथा हल्की सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल में करते रहें। पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का विशेष ध्यान रखें।
इस मौसम में इन पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु एवं दाना खिलाएं। नियमित रूप से कैल्शियम की सुई दिलाएं अथवा तरल कैल्शियम पशुओं के दाने के साथ मिलाकर खिलाएं। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजे एवं खिड़कियों में जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उस्मानपुर, जिला पटना के फूलचंद साहू ने। आपने पपीते के बाग में रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय विशेष रूप से आपकी जो पपीता की फसल है उसको ज़रूर देख रेख करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे पपीते के भी पौधे प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों अपने ख़ास तौर से पपीते के पौधों को देखते रहें कि उसमें माहू की शुरुआत तो नहीं हो रही है, माहू लगना शुरू तो नहीं हो रहे हैं। इसमें मोजैक रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग का प्रकोप कीट के द्वारा फैलता है। सबसे पहले मोजैक रोग से नई पत्तियों पर चितकबरापन एवं सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग प्रकोप अधिक होने पर पेड़ों पर फूल नहीं बनते। इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर दें। इसके बाद रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही साथ ये भी देखें कहीं पौधे का विकास रुक तो नहीं रहा है और ऐसा तो नहीं कि पौधे का पत्तियों का रंग बदल रहा है, पीले कलर का हो रहा है। तो ऐसा करने पर ये हो सकता है कि नीचे से पौधा सूख रहा है, पादप गलन बीमारी लग रही हो, पौध गलन बीमारी लग रही हो, तो ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो किसान भाइयों आप अपने पौधे के तने पर या ज़मीन के नीचे आप जो है कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद में पहले अगर आपने नहीं डाला है पौध लगाते समय, तो उस समय आपने ट्राइकोडर्मा को ज़रूर आप सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के ज़रूर डालें। दूसरी बात ये भी है कि इस समय एक और भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, एंथ्रेक्नोज बीमारी, जिसके वजह से पत्तियां, तने, फल यह सब प्रभावित होते हैं। तो कहीं एंथ्रेक्नोज तो नहीं लग रहा है, पत्तियों पर धब्बे तो नहीं बन रहे हैं, पत्तियां प्रभावित तो नहीं हो रही हैं। तो ये इस तरह से देखें तो इसको अगर ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो आप इस समय कोई भी फफूंदीनाशक छिड़काव उस पर कर सकते हैं। खासतौर से फफूंदीनाशक में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप इस पर छिड़काव कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे ही होगा कि ये बीमारी से दूर हो जाएंगे और आपकी ये फसल खासतौर पपीता अच्छा और हरा और अच्छा उपजाऊ हो जाएगा। तो नियमित रूप से किसान भाइयों इस समय जो है अपने पपीते की फसल की देखरेख करते रहें और अगर उसमें कोई समस्या हो तो उसको तत्काल उस जिले में उपलब्ध कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी और संस्थाएं हों उससे संपर्क कर उसका निदान करें। तो आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए करें आलू और मक्का की मिश्रित फसल का प्रबंधन। बर्ड चिप विधि से आसानी से तैयार करें गन्ने की नर्सरी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।